आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इकोनॉमिक सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, मीन्स ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर ये सारा टॉपिक कवर किए जाएंगे कि मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्टिव मैटर ऑफ economics on the basis of economic activities, subjective matter of economics, objective matter of economics and conclusion। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग कि सब्जेक्टिव हम किसको कहते हैं और ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको इकोनॉमिक्स के साथ कैसे कोरिलेट किया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम मीनिंग का बात करें सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि उसमें किसी भी एक पार्टिकुलर चीज के लिए हर किसी का पर्सनल व्यू होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है, आइडिया होता है कि आइडिया होता है। एक चीज के लिए हर कोई अलग अलग विचार प्रस्तुत कर सकता है या करता है अपने एबिलिटी, अपने नॉलेज के आधार पे। तो सब्जेक्टिव प्योरली पर्सनलाइज होता है कि एक पर्सनल व्यक्ति का विचार होता है किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो इकोनॉमिक्स के बारे में हो या फिर प्राकृतिक के बारे में हो, किसी के भी चीज के बारे में हो, तो वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद होता है। ठीक है, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। और ये सब्जेक्टिव जो होता है प्योर डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है, उसको हम विवरण करते हैं, व्याख्या करते हैं। कि जैसे कि अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे एग्जाम में, तो आपने देखा होगा कि एक ही क्वेश्चन के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं हर कोई अलग अलग तरीका से उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कंटेंट वही रहता है कि आपको इसी के बारे में लिखना है, आपको इन्वायरमेंट के बारे में लिखना है, तो इन्वायरमेंट के लिए हर किसी का सोच अलग अलग है। ठीक है, तो प्योर डिस्क्रिप्टिव नेचर रहता है, उसको विवरण किया जाता है। और एक ही वस्तु के लिए अलग अलग लोगों का विचार अलग अलग होता है। और ये बहुत सिंप्लिसिटी होता है, सिंपल होता है कि आपका जो विचार आया वो आप बोल दिए। ठीक है, कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर आपको बताना है कि कांग्रेस कैसा लगता है या बीजेपी कैसा लगता है या अदर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अगर आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अगर जानना चाहते हैं, तो आपको एक जगह पर कभी भी एक जैसा पॉइंट व्यू नहीं मिलेगा। हर किसी का विचार यहाँ पर अलग अलग होगा। और जब ये किसी का पर्सनल व्यू होता है तो इसको हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि अभी का सिचुएशन में ऐसा बोल रहा है तो वो घटना आगे चल के ऐसा ही होगा, हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। और किसी का विचार का पर्सनल व्यू और ओपिनियन, आइडिया, इमोशन को हम उसको माप नहीं सकते हैं। मतलब कि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में मैटर में मेजरमेंट स्केल नहीं होता है कि किसी का विचार को अगर हमको मापना है तो उसके लिए कोई टेक्निक नहीं है। किसी को ओपिनियन को मापना है तो उसके लिए कोई टेक्निक नहीं है। हाँ, एवरेज कर सकते हैं। अब किसी के अंदर इमोशन है कि अगर कोई ज़्यादा इमोशनल है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा अटैच है या उससे ज़्यादा प्यार करता है, तो वो उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलेगा। या जो उससे अटैचमेंट नहीं है या उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बारे में उसका पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट होता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के दोस्त होते हैं और हर किसी का दोस्त और दुश्मन होते हैं। तो जिसके साथ उसका व्यवहार अच्छा होता है तो उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन जिसका पॉइंट ऑफ व्यू उस व्यक्ति के साथ नहीं मैच करता है तो उसके लिए वो व्यक्ति खराब हो जाता है। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों का विचार जो है उस व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। और ये कभी भी साइंटिफिक नहीं होता है, ये अपना पर्सनल विचार होता है। वहीं अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किसी का पर्सनल व्यू नहीं होता है, क्योंकि ये जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसी का बात करता है। तो रियलिटी कोई एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, सही और गलत नहीं होगा, दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होगा। जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट किए होंगे तो 4 ऑप्शन में आपको एक ही मारना है और हर किसी के लिए वो ऑप्शन एक ही होता है। ठीक है, और ये ऑप्शन अट्रेंडम नहीं होता है बल्कि वो साइंटिफिक होता है, उसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तभी हम उसको ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं।
और ये प्योर रियलिटी होता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, और ये सभी के लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तो सब जब ए ही मारेंगे तभी सही होगा, अगर कोई बी मारेगा तो गलत हो जाएगा। मतलब कि या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि सभी के लिए बराबर होता है, मतलब कि एक ही जैसा होता है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है कि अगर हम किसी का कंक्लूजन निकाल रहे हैं या किसी चीज का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इसके कारण एक कॉज है और दूसरा इफेक्ट है, इसके कारण ही ये होता है, तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करना होता है, साइंटिफिक रिसर्च होता है। तभी आप कह सकते हैं कि इसका चार में से किसी एक या फिर इस थ्योरी का या फिर इस मॉडल का आंसर यही होगा। दूसरी तरफ कि इसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर रियलिटी और फैक्ट फाइंडिंग होता है, फैक्ट पे बेसिस होता है। तो इसको हम टेक्निक के द्वारा हम बता सकते हैं कि अभी ये ऐसा नेचर का है तो आगे जाके वो आगे ही बढ़ेगा या फिर डाउनफॉल होगा। इसका प्रॉपर मेजरमेंट स्केल होता है। जैसे कि अगर हम साइंस का बात करें तो साइंस हमेशा सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव होता है, नेचुरल साइंस। क्योंकि वहां पर अगर H2O से वाटर बनता है तो इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम्स मिलके वो क्या बनाते हैं, वाटर। तो ये कोई भी व्यक्ति के लिए ये सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, चाहे इसको छोटा क्वांटिटी में करें, स्मॉल क्वांटिटी में या फिर लार्ज क्वांटिटी में करें। और इसके लिए मेजरमेंट भी स्केल होता है कि किसी चीज़ को मापना है तो जैसे कि बैरोमीटर है, इसका पैरामीटर होता है, केजी है, लीटर है, मीटर है। तो इस तरह से इसका एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मेजरमेंट स्केल है, और एक मेजरमेंट स्केल दूसरे मेजरमेंट स्केल से डिफरेंट होता है और डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और ये प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत आप नेचुरल साइंस को ले सकते हैं। जबकि सब्जेक्टिव में आप पोएट्री को ले सकते हैं कि अगर नेचर के बारे में 10 राइटर ने लिखा है तो 10 राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, अलग अलग तरीका से उसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी भी लिखा जाता है तो एक ही स्टोरी को दो व्यक्ति या मोर देन 2 पर्सन अगर लिख रहा है तो दोनों को लिखावट में आपको डिफरेंट नजर आएगा, एक जैसा नहीं। इसलिए इसको हम लोग सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, जबकि इसको हम राइट या रॉन्ग के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सनल व्यू और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आगे देखते हैं कि ये इकोनॉमिक्स में कैसे फिट बैठता है, इकोनॉमिक्स के साथ क्या क्या कोरिलेट है, कि क्या इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्टिव मैटर है या फिर ऑब्जेक्टिव मैटर है। तो इसके लिए बहुत सारा कंट्रोवर्सी है इकोनॉमिक्स के बीच कि नहीं ये सब्जेक्टिव मैटर है, कोई बोलता है ऑब्जेक्टिव मैटर है। तो अगर हम पहले सब्जेक्टिव मैटर की बात करें तो ओरिजिन से ही इसमें काफी लोगों का योगदान रहा है और हर किसी का अपना अपना योगदान है, अपना अपना पॉइंट व्यू है। अगर हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ का बात करें तो उनका जो व्यू था वो वेल्थ रिलेटेड व्यू था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कि अर्थशास्त्र धन कमाने का या वेल्थ अर्न करने का विज्ञान है। ठीक है, जिसको सारे क्लासिकल एटलीस्ट सारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स इसको फॉलो करते हैं, जैसे कि वालकर हो गए हैं, जेबी से हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं, रिकार्डो हो गए हैं। और क्लासिकल का लास्ट इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो जेएस मिल, ये भी बात करते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक्स का मेन गोल होता है या इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव मैटर है या फिर उसका जो उद्देश्य है वो धन से रिलेटेड ही है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल का अगर बात करते हैं तो मार्शल डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेलफेयर। ये वेलफेयर का स्टडी करता है कि ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, कि लोगों का कल्याण कैसे हो सके, जो नेशनल इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई कैसे हो जाए, जिससे कि इनइक्वलिटीज कम हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीका से हो, लोग खुशी खुशी रहें। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोपोनेंट जो किए थे वो मार्शल किए थे मैनकाइंड से। मैनकाइंड वर्ड जो था इन्होंने दिया था जन कल्याण के लिए, कि अर्थशास्त्र जन कल्याण का शास्त्र है, जिसको पॉपुलराइज पीगू किए थे बाद में कैनन और फिर कुछ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जैसे अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है।
वहीं अगर रॉबिन्सन की बात करते हैं तो रॉबिन्सन सीधा सीधी बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्कार्सिटी से रिलेटेड है, मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि लोगों का जो डिजायर है वो अनलिमिटेड होता है और रिसोर्स हमारा लिमिटेड होता है। तो इस केस में हम किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज से हम ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को फुलफिल कर सकें, और इसका अल्टरनेटिव यूज क्या हो सकता है। जैसे कि एक लेबर है, तो लेबर आपको एग्रीकल्चर में भी लगेगा, इंडस्ट्री में भी लगेगा। कहने का मतलब लेबर का अल्टरनेटिव यूज बहुत जगह पर है, ठीक है। तो अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें, जिसके कारण हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो स्कार्सिटी रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू में रॉबिन्सन और विक्सटेड ये दोनों आते हैं और दोनों इसको फेवर करते हैं कि इकोनॉमिक्स इसी रिलेशनशिप और इसका अल्टरनेटिव यूज का बात करते हैं। वहीं पे अगर हम सैमुअल्सन का बात करें तो सैमुअल्सन का कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रोथ रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है या फिर लोगों को पैसा हो या ना हो, तो उस कंडीशन में लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं, कैसे चुनाव कर सकते हैं, और जो हमारे स्केयर रिसोर्सेस है उसका अल्टरनेटिव यूज क्या है, और लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अलग अलग तरह का गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना कि प्रेजेंट टाइम में बल्कि वो फ्यूचर टाइम के बात करते हैं, ओवर द टाइम, ठीक है। और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हो, इन इक्वलिटीज़ नहीं हो। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना होता है कि जो रिसोर्सेस या जो भी फैसिलिटीज़ का हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो फैसिलिटीज़ हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बच रहा है कि नहीं, कि हम पूरा पूरी यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ कि अगर हम ग्रोथ कर भी लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा एफर्ट या एंड जो खत्म हो गया, बल्कि इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम एराइज होता है कि हम इस ग्रोथ को आगे और कैसे कंटिन्यू करें, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट ग्रोथ, स्टेट ग्रोथ, ठीक है। कि लगातार सतत विकास, कि अगर हम अभी डेवलप कर गए तो डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा डेवलपिंग या फिर जो प्रोसेस डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो खत्म हो गया, बल्कि उसको मेंटेन करना होता है कि कंटिन्यूअस उस ग्रोथ रेट को हम मेंटेन करके रखें ताकि हमारे लोगों का वेलफेयर बढ़ता ही जाए। क्योंकि लोगों का जो वांट्स होता है वो एक बार पूरा हो जाने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बल्कि तुरंत ही दूसरा वांट्स या दूसरे रिक्वायरमेंट जन्म ले लेता है। इसलिए वांट्स या डिजायर का कभी एंडिंग नहीं होता है। इसलिए स्टेडी ग्रोथ करना जरूरी होता है, लगातार विकास होना जरूरी होता है कि कम से कम नेशनल इनकम में उसका वृद्धि हो। वहीं पे अगर हम बात करें, ये तो था पर्सनल व्यू कि एडम स्मिथ के अनुसार क्या था, मार्शल क्या सोचते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, रॉबिन्सन क्या बोलते हैं, सैमुअल्सन क्या बोलते हैं, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जैसे जैकब वाइनर ने बोल दिया कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, कि अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करना चाहते हैं। तो उसमें वैरायटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है जो हर इकोनॉमिस्ट अपने अपने अनुसार से, अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अपने रिसर्च के आधार पे इकोनॉमिक्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पे, तो इसको बात करता है कि नहीं, ये कंजम्पशन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि कैसे लोगों का उपभोग बढ़े, सेटिस्फाइड हो, और उसका क्या क्या मेथड हो, अपने इनकम को किस तरह से एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को फुलफिल किया जा सके। मतलब कि इसमें सिंपली बोला जाता है कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्म करता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है, जो पहला फॉर्म होता है उसका यूटिलिटी अलग होता है, उससे अलग तरह का सेटिस्फैक्शन मिलती है, और जब उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है तो उसमें एडिशनल यूटिलिटी ऐड हो जाता है, तो ये दूसरे कार्य के लिए या दूसरे वांट्स को सेटिस्फाई करता है।
तो प्रोडक्शन का भी मेथड है कि कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कितना प्रोडक्शन किया जाए, कौन से वस्तु को प्रोड्यूस किया जाए, इसके बारे में भी इकोनॉमिक्स चर्चा करता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वैल्यू के बारे में बात करें, किसका कितना प्राइस होगा, क्योंकि ओनर कोई और होता है, नीडी कोई और होता है, तो एक दूसरे को एक्सचेंज करना पड़ता है, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज हो या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग मार्केट मैकेनिज्म का भी बात करते हैं। जैसे फ्री इकोनॉमिक्स में हर चीज़ जो है डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में डिटरमाइन होता है और उसी प्राइस पे हम वस्तु एवं सेवाओं को खरीदारी करते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदारी करते हैं। तो दूसरी नेक्स्ट जो इसका है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण। तो अगर हम प्रोडक्शन का बात करते हैं तो प्रोडक्शन क्या है, कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि अगर हम पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें लेबर भी लग रहा है, रॉ मटेरियल भी लग रहा है, लैंड भी लग रहा है, कैपिटल भी लग रहा है। तो इस प्रोडक्शन करने के बाद जो रेवेन्यू आता है तो उस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। कहने का मतलब है कि रिवार्ड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवार्ड किसके आधार पे दिया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर प्राइस थ्योरी। कि फैक्टर का प्राइस कैसे डिटरमाइन होना चाहिए, उसका कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी है, उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे और उसके आधार पे हम उसको रिवार्ड हम कैसे देंगे, कितना देंगे। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये भी बात करते हैं। और अनदर जो है वो पब्लिक फाइनेंस। जब हम इकोनॉमिक्स का बात करते हैं या इकोनॉमी को बात करते हैं तो इकोनॉमी का 3 एजेंट होते हैं मेन, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। ये तीनों की एक्टिविटीज से ही हमारा इकोनॉमिक चलता है, परफॉर्म करता है, उसके डिसीजन से ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस होते हैं। और इस सिस्टम को चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट ही किसी भी इकोनॉमी को चलाती है, किसी कंट्री को चलाती है, तो उसको भी चलाने के लिए उसको आय और व्यय का लेखा जोखा रखना पड़ता है कि इनकम सोर्स कहाँ से आएगा, टैक्स, नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू, फिर लोगों के कल्याण के लिए उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर करना होता है। तो सरकार के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होता है तो उसको डेब्ट लेना होता है। तो इकोनॉमिक्स में इसका भी बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस तरह से कंट्री को मैनेज करे, किस तरह से ग्रोथ करे, किस तरह से अपने लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर को इंक्रीज करे। तो सब्जेक्टिव मैटर में कंजम्पशन के बारे में भी बात करते हैं, प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कोई पब्लिक फाइनेंस के। तो इसी की कैटेगरी के आधार पे हमारा इकोनॉमिक्स भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई कंजम्पशन को फॉलो करता है कि नहीं, जिसके पास जितना पैसा होना चाहिए उतना कंज्यूम कर सकता है, कोई बोलता नहीं प्रोडक्शन उन्हीं लोगों वैसा ही गुड्स एंड सर्विसेज को करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हो। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म का भी बात करते हैं। तो सब्जेक्ट में हर तरह का हम बात करते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस का। वहीं अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि सभी के लिए एक होना चाहिए। तो जो हमारा ओरिजिनल जो मीनिंग है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का, अगर हम उसमें ऑब्जेक्टिव मैटर को अगर हम फिट करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव मैटर, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि लॉ, जो इकोनॉमिक्स लॉ होते हैं, जैसे कि डिमांड लॉ होता है। तो डिमांड लॉ क्या होता है कि हर किसी के लिए डिमांड लॉ एक ही होता है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और ये नेगेटिव रिलेटेड होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है कि दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, अगर अन्य बातें समान रहे तो ये हर किसी के लिए डिमांड लॉ एक ही होता है, सप्लाई लॉ। तो जितने भी हम लॉज का बात करते हैं, चाहे एंजल लॉ हो या फिर डिमांड लॉ हो, सप्लाई लॉ हो, इनकम लॉ हो, एग्रेसम लॉ हो, वो सारे के सभी लोगों के लिए सेम होता है। हाँ, इसका क्रिटिसिज्म होता है तो अलग बात है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि लॉ जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ऐसे इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉ बनता है वो ऐसे नहीं बनता है, बल्कि इसमें प्रॉपर रिसर्च होता है, फैक्ट एंड फाइंडिंग होता है।
ठीक है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट करने के बाद प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद एक टेक्निक के द्वारा एनालाइज किया जाता है, उसके बाद हम एक कॉजन एंड इफेक्ट का रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं कि डिमांड एंड प्राइस या इनकम एंड कंजम्पशन में किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, इसको अगर प्रूव भी किया जा सकता है, रिपीटेड प्रूफ भी किया जा सकता है कि एक व्यक्ति करेगा तो वही रिजल्ट आएगा, दूसरा करेगा तो वही आएगा। ठीक है, और ये सभी के लिए सेम होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा नहीं कि हम बस 4 डेटा उठाए और कोई भी जो रिलेशन आया उसको हम एस्टेब्लिश कर दिए और बोले कि नहीं यही लॉ है। नहीं, इसके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर रिग्रेशन टूल्स अगर आप जानते हैं तो रिग्रेशन के द्वारा हम फ्यूचरिस्टिक कर सकते हैं, फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कमोबेश कर सकते हैं। और जिस तरह से नेचुरल साइंस में मेजरमेंट ऑफ स्केल होता है, उसी तरह से हमारा और इकोनॉमिक्स में भी मेजरमेंट स्केल होता है। जैसे जीडीपी, इनकम को अगर हमको मापना है तो जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, उसी तरह अगर इन्फ्लेशन को मापना है तो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, वेलफेयर को मापना है तो एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पीक्यूआई, तो पॉवर्टी को मापना है तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो हम लोग यहाँ पर मापने के लिए इंडेक्सेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा फिट बैठ जाता है कि ऑब्जेक्टिव में हमको चाहिए मेजरमेंट स्केल और इकोनॉमिक्स में भी मेजरमेंट स्केल होता है, जिसको हम इंडेक्सेस कहते हैं। और ये भी हमारा क्या है कि कोई भी लॉ अगर हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें हमको साइंटिफिक प्रोसेस से ही जाना होता है, जैसे कि नेचुरल साइंस होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हमारा डिमांड लॉ होता है। ठीक है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि जब किसी भी वस्तु का प्राइस में चेंजिंग होता है तो उसका डिमांड भी चेंज होता है, अगर अन्य बातें समान रहे तो। सप्लाई में भी, जिसमें सप्लाई में भी वैसा ही होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच डिमांड भी फंक्शन ऑफ प्राइस होता है और ये दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, उसी तरह से इनकम एंड कंजम्पशन के बीच रिलेशन। तो जो भी हमारा लॉज होते हैं, ठीक है, ये लॉज हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, और वहीं सब्जेक्टिव का बात करें तो जैसे कि पॉलिसीज हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, तो ये सारे चीज़ के बारे में हमारा इकोनॉमिक्स जो होता है वो सब्जेक्टिव हो जाता है। जैसे कि अगर बेरोजगारी भत्ता का बात करें कि सरकार अगर बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है अपने सिटीजन को, तो इसमें हर लोगों का अलग अलग विचार होता है कि कोई बोलता है कि नहीं बेरोजगारी भत्ता देंगे तो इफिशिएंसी, लोगों का इफिशिएंसी कम हो जाएगा, वो काम करना नहीं चाहेंगे, जिससे कि हमारा ग्रोथ नहीं होगा। कोई बोलता है कि नहीं, जो बेरोजगार हैं उनका वेल बीइंग के लिए देना चाहिए। उसी तरह से अगर हम रिजर्वेशन का बात करते हैं तो रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं अच्छा है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, कोई बोलते नहीं है। तो इसमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों है, सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है। अगर हम नॉलेज का बात करें, इकोनॉमिक्स नॉलेज का बात करें, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन जब इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा सब्जेक्टिव हो जाता है कि अब जो जो पॉलिसी हमारा अर्बन के लिए यूज होगा वही पॉलिसी हमारा रूरल के लिए नहीं होगा। जबकि दोनों का गोल एक ही है, डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफी अलग है, वहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग है, अर्बन का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग है। तो सिचुएशन के आधार पे, ज्योग्राफी के आधार पे, लोगों का इंटरेस्ट के आधार पे हमारा पॉलिसी और एक्टिविटीज़ भी चेंज होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज साइंस बट इट्स ऑन लिमिटेशन। और दूसरा चीज़ कि इकोनॉमिक्स हमारा प्योर साइंस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सोशल साइंस है।